हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये आपकी टीजीटी पीजीटी जीआईसी की क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं। तो यह आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास है जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए मैं रन कर रही हूँ, यानी कि चला रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीआईसी का एग्ज़ाम हमारा 3 मई को लगा है और आपका टीजीटी पीजीटी का भी 2022 का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे टॉपिक कौन सा कर रहे हैं मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नया है उसके लिए। तो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने कल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम शुरू करेंगे 101 से लेकर 200 तक। तो हम डेली 100 प्रश्नों की श्रृंखला करते हैं, यानी कि 100 प्रश्न पूरे कर रहे हैं और इस टॉपिक में आपके 400 प्लस प्रश्न हैं। तो आपके 4 या 5 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो एक क्लास हो चुकी है, आज क्लास दूसरी है। इससे पहले मैंने जब ये क्लास करी थी तो राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक से करी थी। तो जो चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैंने इस तरह से टॉपिक शुरू किया है, जिस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं हमारे टीजीटी पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, जीडीसी में, डायट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपके डीएसएसबी में, केवीएस एनवीएस में, है ना, लेक्चरर में, कॉलेज लेक्चरर में, यूजीसी नेट में, जीआरएफ में, आपके जितने भी स्टेट्स में पूछे गए हैं उन सारे टीचिंग एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के तौर पे मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए वो राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए थे। तो वो टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो वो पहला टॉपिक था आपका, जिसमें हमने 5 या 6 क्लासेस कंप्लीट करी है, तो वो हो गया। दूसरा टॉपिक मैंने जो आपको कराया था वो आपका मध्यकालीन साहित्य से था। उससे भी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए, 500 प्लस उसमें भी क्वेश्चन है। तो वो भी आपका 4 से 5 शायद क्लासेस में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने कराया आपको मुगल वंश का। ठीक है, तो मुगल वंश भी आपका 5 क्लासेस में कंप्लीट हो गया। उसमें भी 500 प्रश्न थे, तो 5 क्लासेस में वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया। उसमें भी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए, तो 500 प्लस इन तीनों टॉपिक्स में पूछे गए थे, वो टॉपिक मैंने तीनों कंप्लीट करा दिए। उसके बाद 400 प्लस प्रश्न आपके पूछे गए हैं इसमें दिल्ली सल्तनत वाले में, तो ये टॉपिक मैंने शुरू किया है। तो इसी तरह से आपके टॉपिक्स चलेंगे, पहले सबसे ज़्यादा वाले, फिर उसके बाद सबसे कम क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं करा रही हूँ। अगर आप कहोगे कि एशियन पढ़ा दीजिए पहले, फिर आप मिडवल पढ़ाओ, फिर आप मॉडर्न पढ़ाओ, उस तरह से आप अगर चाहते हो तो मैं वैसे भी आपको करा दूंगी, लेकिन ये वाली क्लास ऐसे ही चलेगी। मैं दूसरी क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी अगर आप डिमांड करोगे या कहोगे तो। ठीक है, और बाकी जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं वैसे आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट भी करा दूंगी एशियन से। तो वैसे भी टॉपिक सारे कंप्लीट होंगे, ये मत सोचिएगा कि टॉपिक मैं सारे कंप्लीट नहीं करूँगी, सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे जीआईसी और पीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, तो मई में एग्ज़ाम है, समय है, पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, फरवरी चल रही है, तो आप देख ही चुके हो, 3 कंप्लीट करा दिए हैं मैंने, चौथा आपका कंप्लीट हो जाएगा अभी 2-3 दिन में, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम आपके 40 से 45 दिनों में, मतलब आज से मैं बता रही हूँ 40 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब बातें बहुत हो गई, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ ये क्लास आपकी आती है शाम को 6 बजे, तो मैं शाम को 6 बजे आपको ये क्लास देती हूँ। इसके साथ ही मैं यूपी टेट की भी क्लासेज और सुपर टेट की दे रही हूँ आपको, जो मैं सुबह लाइव करती हूँ। सुबह 10 से 11 के बीच में लाइव आ जाती हूँ और 12 साढ़े 12 बजे तक आपकी क्लास लाइव चलती है। उसमें हम हिंदी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम एसएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एसएसटी अभी आपकी आती ही है क्लास, जो आपका पेपर नंबर 2 होता है यूपी टेट का, और सुपर टेट में भी आपके सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी मतलब पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला जो सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखो यूके जीआईसी में पूछा गया है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया, आश्रम पद्धति में भी पूछा गया, जीआईसी वाले में भी पूछा गया है 2009 में, पीजीटी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। खलीफा की उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से 1320 तक
बैठता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था वो, ठीक है। उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण के राज्य देवगिरी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था को नष्ट कर दिया। वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। वो दरबार में स्वयं स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था, ठीक है। नेक्स्ट है, हजार सितून महल किसने बनवाया था? तो हजार सितून महल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार सितून यानी कि 1000 स्तंभों वाला महल का निर्माण 1303 में दिल्ली में सीरी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया है और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी था। देखो, मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए आपको कराती हूँ कि डिस्क्रिप्शन से हमें 5 क्वेश्चन और मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें डिस्क्रिप्शन ज़रूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन करना। और आप देख ही सकते, सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी इसमें अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम बताओ क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम था जूना खान, नहीं सॉरी जूना खान कह रही हूँ, अबुल हसन, ठीक है। अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म जो है वो 1253 में कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1325 में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। फारसी कविता का भारतीकरण सर्वप्रथम खुसरो ने ही किया है और इनके द्वारा फारसी की प्रतिपादित नवीन काव्य शैली सबक हिंदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने रियायत का संस्थापक था? तो दीवाने रियायत का संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु की थी। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? सहनाए मंडी कहते थे। तो बाजार का अधीक्षक कौन कहलाता था? सहनाए मंडी। ये ना मेल वाले क्वेश्चंस में आता है ना, बाजार का अधीक्षक सहनाए मंडी, है ना, इस तरीके से, तो इसलिए याद रखिए। जैसे दीवाने रियासत तो विभाग मिला दिया जाएगा, कौन सा विभाग था? बाजार नियंत्रण का था, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, तबकाते नासरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। तो इसमें असत्य कथन है कि इसमें प्रायः एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। अब तबकाते नासरी की बात में इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है। तबकाते नासरी में हमें 26 तबकों यानी कि अध्यायों में विभक्त है। ये तबकाते नासरी जो है वो 1260 में पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि तबकाते नासरी मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा रचित है। तो तबकाते नासरी के रचयिता कौन है? मिन्हाजुद्दीन सिराज, ठीक है। इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 तक की जानकारी मिलती है। ये जो कृति है ये गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है और इसमें 26 तबके यानी कि 26 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उश्र क्या था? तो उश्र जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों के द्वारा सिंचाई होती थी वहां से पैदावार को 10% पर कृत्रिम साधनों के द्वारा सिंचाई होने पर उपज का 5% भाग कर के रूप में राज्य वसूलता था। अब बात करते हैं जकात क्या होता है। तो जकात जो है वो मुसलमानों की आय पर लगने वाला एक धार्मिक कर था, ठीक है। खुम्स क्या होता है? खुम्स जो है वो युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर कहलाता था खुम्स, ठीक है। जजिया क्या होता है? तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर होता था जजिया, यानी कि जो हिंदू लोगों पे लगाया जाता था उस समय वो होता था जजिया, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल बख्श डैश के लिए पदवी थी। तो लाल बख्श पदवी थी ऐबक के लिए। किसकी बात हो रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक की पदवी थी। उसे लाखों का दान देने के लिए इस पदवी से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त कुरान खां भी कहते थे उसे, पील बख्श कहते थे, हातिम द्वितीय भी उसको कहते थे। ये सारी की सारी उसकी उपाधियां थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों के काल में किसने इक्ता पद्धति को आरंभ किया था? तो इक्ता पद्धति को आरंभ करने वाला था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश।
प्रशासनिक रूप से इक्टा की व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। इक्टा का प्रशासन मुक्ता के अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत का अकैक राज डैश ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। तो दक्षिण भारत का एक राज्य था और वो था पांड्य वाला। ठीक है, तो पांड्य शासकों ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, ना ही कोई कर दिया था। हालांकि धन की दृष्टि से मदुरा अभियान सबसे सफल रहा। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, होयसल और तेलंगाना को विजित कर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हमें सुमेल करना है, तो सुमेलित करो भैया। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के विभिन्न विभागों की इसने स्थापना करी। ठीक है, फिरोज तुगलक ने क्या किया, उद्योग कार्यालय की स्थापना करी। बलबन ने क्या किया, शाही माप के आधार पर भूमि कर का निर्माण किया, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया। नहीं, इन दोनों का कुछ गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं नीचे। हाँ, ये गड़बड़ था। ठीक है, तो तुगलक ने कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना करी, ये हमने सही मिलाया। फिरोज तुगलक को हमने उद्योग कार्यालय की स्थापना से मिलाया। बलबन जो है वो राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापन करता है। ठीक है, क्योंकि सही माप के आधार पर भूमि का जो कर निर्धारण करने वाला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो मध्यकालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति हेतु कभी प्रयत्न नहीं किया। हालांकि नाम मात्र की परंपरा हेतु यामिनी उद खिलाफत यानी खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा था दिल्ली के सुल्तानों का सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है ना, तो देखो कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें दिया हुआ है रज़िया को, फिर दिया है नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद है बलबन, फिर आपका है कैकुबाद, और उसके बाद आपका दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर दिया हुआ है इसमें इल्तुतमिश। तो क्रम तो हम सबको ही पता है कि क्या क्रम है ना भाई, कौन जो जैसे बैठा वो उस हिसाब से क्रम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो याद है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले बैठा है। तो सबसे पहले हम किसको ले जाएंगे, सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक को ले जाएंगे 1 नंबर पे। ठीक, दूसरे नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बैठता है, तो इल्तुतमिश बैठता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक बैठा, तो ये 1206 से लेकर 1210 तक बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नंबर 2 पे जब इल्तुतमिश बैठता है उसके बाद गद्दी पे, तो ये 1210 से बैठता है 1236 तक इल्तुतमिश। उसके बाद इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बनता है, रज़िया सुल्तान बनती हैं। ये बैठती हैं 1236 से लेकर 1240 तक, 4 साल के लिए बैठती हैं। ठीक है, उसके बाद में रज़िया सुल्तान के बाद में बैठता है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, जो कि 1246 से 1265 तक बैठता है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद आता है बलबन, 1265 से लेकर 1287 तक बैठता है ये। उसके बाद आता है बलबन का उत्तराधिकारी कैकुबाद। कैकुबाद बैठते हैं 1287 से लेकर के 1290 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रम। अब मिला लो, तो पहले नंबर पे आ जाएगा 5, फिर आएगा 6, 5 6, तो यही वाला ऑप्शन होगा 5 6 1 2 3 और फिर 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। चलो मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा था कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटियाली में। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में यूपी के कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था और खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंततः पांड्य साम्राज्य डैश में विलीन हो गया। तो अंततः पांड्य साम्राज्य जो है वो विजयनगर में विलीन हो गया था। 1377 में विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम पांड्यों की राजधानी मदुरा का विजय कर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन ने पांड्य राज्य पर आक्रमण कर उसे विजित तो किया, लेकिन उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं। पांड्यों ने अलाउद्दीन की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शासक ने 7th पिलर शासन को दिल्ली लाया था। तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को
ठीक है। अशोक के 2 स्तंभों को टोपरा हरियाणा और मेरठ उत्तर प्रदेश से ये कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। टोपरा स्तंभ लेख को उसने सोने का स्तंभ कहा व फिरोजाबाद दिल्ली में उसने स्थापित करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो की थी फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में 1359 में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदली थी 1327 में। 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की थी और उसका नाम क्या रखा था? कुतुबुल इस्लाम रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसने ही शुरू की थी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो कहाँ गया? भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। वो एक कुशल सेनापति और शासक था। युद्ध के समय घोड़े व व्यक्तियों को ना बदला जा सके, इसके लिए क्रमशः दाग और हुलिया की परंपरा शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के राज्य सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? रजिया को, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक बैठती है। और इल्तुतमिश कब से कब तक बैठता है? तो इल्तुतमिश बैठता है 1210 से लेकर 1236 तक और रजिया बैठती हैं 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नामित किया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों ने इसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन रजिया ने जल्द ही अन्य सरदारों की मदद से सत्ता हासिल कर ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, जो कि उसके पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1231 में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। ये सबसे पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक भी माना जाता है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन अपने इसमें मिल गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले भी जब मैं आपको करा रही थी तो अब भी ये क्वेश्चन आया था सुल्तानगढ़ी वाला। ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर करके लोग देते हैं पर सेम क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था। तो गुलाम वंश का सुल्तान कौन नहीं था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था, जिसने 1316 से 1320 तक दिल्ली में शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और इसके वजीर खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बसाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहगढ़ नहीं बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया, हिसार बसाया, फिरोजाबाद बसाया। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सुल्तानों में तुगलक वंश का शासक था, जिसने 1351 से 1388 तक शासन किया। इसका काल कई रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे कि नहर निर्माण, शहरों की स्थापना, बाग निर्माण आदि। फिरोज शाह ने शहरों में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहगढ़ की स्थापना नहीं करी है। 1478 में फतेहगढ़ का नाम बहलोल लोदी ने अपने पुत्र के नाम पर रखा था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? तो वो शासक था फिरोज तुगलक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक ने घूसखोरी को बढ़ावा दिया। जब उसने अपने एक सैनिक को घोड़ा पास कराने के लिए मुद्रा दी, फिरोज तुगलक ने दास विभाग की स्थापना की तथा कई महत्वपूर्ण नहर और शहरों का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी वो था सिकंदर लोदी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप देख ही सकते हो, है ना। उत्तराखंड जीआईसी में पूछा गया, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, यूजीसी नेट के 3rd पेपर में पूछा गया, हायर एजुकेशन एग्जाम में पूछा गया और यूपी पीसीएस प्री में भी पूछा गया है। ठीक है ना।
तो सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना करी वो था सिकंदर लोधी। तो 1501 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की नींव रखी थी। यहीं पर उसने बादलगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया तथा 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया। तो चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खिजराबाद रखा था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो UKGIC में पीजीटी हिस्ट्री 2003 2010 में पूछा गया, फिर यूपी PCS में भी पूछा गया, हायर एजुकेशन में भी पूछा गया। तो चित्तौड़ पर 1303 में विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो सिकंदर सानी की जो उपाधि है वो धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला था बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इसकी स्थापना गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों और अनेक देशों के छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया? तो इक्ता प्रणाली चलाई किसने थी? चलाई तो इल्तुतमिश ने थी। अब समाप्त किसने करी इक्ता प्रणाली? तो इक्ता प्रणाली को समाप्त करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया और इसके अंतर्गत सैनिकों, उत्तराधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो घोड़े की नाल का तीर जो है वो अलाई दरवाजा में पहली बार पेश किया गया था। अलाई दरवाजा यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसमें पहली बार तिकोने डॉट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया। ये पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई थी। इसमें कुरान की आयतों से काफी सजावट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत का रजत टंका पहली बार जारी किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टक्का और तांबे का जीतल सल्तनत काल में चलाया और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशजों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? तो ये है, सबसे पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद लोधी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश आपका चला था, देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, गुलाम वंश आपका चला था 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश आपका चलता है 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश चलता है 1320 से 1412 तक। सैयद वंश चलता है 1414 से 1451 तक। लोधी वंश आता है 1451 से 1526 तक। तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? तो मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो 1333 में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 1292 में इटली का यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत में तथा इटली का निवासी निकोली कोंटी भी 1420-21 में विजयनगर आया था। अलबरूनी जो है वो 998 में महमूद गजनवी का दरबारी कवि या लेखक था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेल में नहीं है? तो उलेमा जो होते हैं वो धार्मिक विद्वान होते थे। रसूल दैनिक प्रार्थनाएं करते थे। इल्म जो है वो कुरान से प्राप्त ज्ञान होता था। और सुन्नी जो है, तो सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं थे बल्कि सुन्नी जो है मुस्लिम धर्म की एक शाखा है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है हमको। ठीक है, तो क्लब क्या था? क्लब होती थी सेना। ठीक है, हस्म क्या होता था? तो हस्म था आपका घुड़सवार सैनिक। ठीक, फवाजिल क्या था? फवाजिल जो था वो निर्धारित राजस्व के प्राप्त होने वाली ये था
निर्धारित राजस्व के प्राप्त होने वाली राजस्व थी, ठीक है, अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व, ठीक है, निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय, मैं पूरा बता देती हूँ, राजस्व आय जो थी वो फवाजिल होती थी। तौफीर क्या था? तौफीर जो थी वो इक्ता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुर्काने चहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया है? तो तुर्काने चहलगानी का उल्लेख फतुह उस सलातीन में सबसे पहले किया गया है। तुर्काने चहलगानी का उल्लेख सर्वप्रथम अब्दुल मलिक इसामी ने अपनी रचना फतुह उस सलातीन में की है। इसामी बहमन शाह के काल का इतिहासकार था, ठीक है। ज्ञात है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्काने चहलगानी कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। ये कथन ज़ियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? तो ये कहा था बलबन के बारे में, ठीक है। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक शासन करता है, इसके विषय में कहा कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। बलबन अपनी योग्यता से सुल्तान बना। वो कठोर एवं क्रूर था, परंतु संभावतया उस समय की परिस्थितियों में उसका ऐसा बनना आवश्यक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दीवाने रियासत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। दीवाने बंदगान किसने शुरू किया? तो दीवाने बंदगान सबसे पहले तो मैं बता दूं गियासुद्दीन तुगलक का नहीं है, ठीक है। दीवाने बंदगान जो है फिरोज दास विभाग था जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो इनके द्वारा शुरू नहीं किया गया, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया है दीवाने बंदगान, ठीक है, फिरोज शाह के द्वारा। दीवाने सियासत जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया और दीवाने खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया, ठीक है। तो दीवाने बंदगान जो है वो देखो नीचे लिखा भी हुआ है यार दीवाने बंदगान जो है वो दास विभाग था, ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी है? फिरोज शाह तुगलक ने करी। सट्टेबाजी और चोर बाजारी की पूर्णतः समाप्ति कर दी गई थी। इन कार्यों की देखभाल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत और सेनाए मंडी तथा न्याय के लिए सराय अदल नाम के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। दीवाने सियासत विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खोला गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग खोला, दीवाने खैरात को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है आपका मुइयान गुप्तचर, ठीक है। मुइयान गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। मुशरिफ लेखाकार था जबकि शाही कारखाने का अध्यक्ष मुतर्रिफ था। बरीद भी गुप्तचर था जबकि सहना बाजार का अधीक्षक कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई है? तो 1000 दिनारी की पदवी दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, किसको? मलिक काफूर को, ठीक है। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था। वो हिजड़ा दास था। उसे अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसे 1000 दिनारी भी कहा गया। अलाउद्दीन के संपर्क में आने के बाद मलिक काफूर ने, जो पहले एक हिंदू था, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। सुल्तान ने उसे सेना में उच्च पद प्रदान किया तथा वो शीघ्र ही सेनापति बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? तो शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 1351 को मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों और युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया तथा शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया। उसने इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया। बेरोजगारों की सहायता, दीवाने खैरात, खैराती दारुल शफा, अस्पताल की स्थापना उसके मानवोचित कार्य थे। फिरोज ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण देने वाला था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया था और इसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन
किया है। दरोगाए डाक चौकी, डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की जानकारी एकत्र करता था तथा उसकी सूचना बादशाह की सेवा में प्रेषित करता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में डाक ले जाने की व्यवस्था भी यही अधिकारी करता था और इस कार्य में दरोगा की सहायता के लिए वाक्यानवीश, ठीक है, सवाने निगार और खुफिया नवीस तथा हरकारे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो जमीन की माप के लिए प्रयुक्त शब्द था मसाहत। ठीक है, सल्तनत काल में भूमि की माप के लिए मसाहत शब्द प्रयुक्त होता था। मशाहत जो है वो भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? तो ये था उलेमा। सल्तनत कालीन मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा मुस्लिम जगत का प्रधान होता था। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने अपने आप को खलीफा का नायाब पुकारा, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सल्तनत काल में उलेमा वर्ग का शासन पर अच्छा खासा प्रभाव था और यह वर्ग शासन की नीतियों के साथ साथ धर्म पर भी प्रभाव रखता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो हाजिब जो थे वो दरबारी शिष्टाचार होता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में हाजिब बारबक के अधीन अधिकारी थे। वे राज दरबार में दरबारियों के मध्य खड़े होते थे तथा उनकी अनुमति के बिना सुल्तान तक कोई नहीं पहुंच सकता था। उनका सरदार आमिर हाजिब कहलाता था। समस्त प्रार्थना पत्र आमिर हाजिब के द्वारा ही सुल्तान तक पहुंच सकते थे। वकीले दर, शाही महल और सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। राज्य का शासन, प्रबंधन और वित्त विभाग भी उसी के अधीन होता था और उसके सहायक नायबे वजीर कहलाते थे। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था बरीदे मुमालिक। ठीक है, इसके अंतर्गत बरीद यानी कि संदेश वाहक और हरकारे थे जो शहरों में नियुक्त किए जाते थे। वे राज्य में घटने वाली प्रत्येक घटना की सूचना सुल्तान को देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम नाम दिया गया है? तो कुबतुल इस्लाम नाम देवगिरी को दिया गया था। ठीक है, तो देवगिरी को कुबतुल इस्लाम नाम दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वो बहुत दानशील था और अपनी उदारता के कारण वो इतना अधिक दान करता था कि उसे लाल बख्श यानी कि लाखों को देने वाला के नाम से पुकारता गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? तो बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों ने सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात-ए-फिरोजशाही में लिखा कि वो अपने को मुसलमानों का एकमात्र शासक मानता था और हिंदुओं को जिम्मी कहता था। क्या कहता था? जिम्मी। उसने लिखा कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और ये घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। आरसी मजूमदार ने लिखा कि फिरोज उस युग का सबसे महान धर्मांध और सुल्तान और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा का नाइब पुकारा और उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। इस सभी से उसका उद्देश्य कट्टर मुसलमानों और उलेमा वर्ग की सहानुभूति प्राप्त करना था जिनके समर्थन से वो सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ताजुल मासिर, फतवाए जहादारी, तुगलकनामा और फुतूह सलातीन। तो देखो भैया, तुगलकनामा जो है ये है आपकी अमीर खुसरो की, तो ये हमें सबसे ज़्यादा पता है, तो हम पहले मिलाएंगे इसको।
ताजुल मासिर जो है वो है हसन निज़ामी की, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फतवाए ज़हादारी किसने लिखी है? ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। ठीक। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा और फुतूह सलातीन लिखी है इसामी ने। ठीक, हो गया मिलान। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की सेना के प्रमुख विभागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में शामिल नहीं था तोपखाना। क्या शामिल नहीं था? तोपखाना। तोपखाना इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में सम्मिलित नहीं था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और धनुर्धर सेना उसकी सेना के मुख्य विभाग थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल में सरजानदार था, तो सल्तनत काल में संजारदार था प्रमुख अंगरक्षक। ठीक। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के मुनही से तात्पर्य था, तो सल्तनत काल के मुनही से तात्पर्य होता था गुप्तचर। मुनही कौन होता था? गुप्तचर होता था। ठीक है, तो सल्तनत काल में गुप्तचर को मुनही कहा जाता था और ये धारों में प्रवेश कर गौड़ अपराधों का भी रोक सकता था, और वहीं वरीदे मुमालिक जो है वो गुप्तचरों का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया था, और ये क्वेश्चन GIC लेक्चरर 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा फारसी भाषा को संरक्षण दिया गया। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने अरबी के स्थान पर फारसी भाषा को राज्य की संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि परवर्ती मुस्लिम आक्रमणकारी इसी भाषा का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, मदरसाए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो मदरसाए नासिरी का निर्माण अल्तमश के शासनकाल में हुआ है। मदरसाए नासिरी का निर्माण अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और वह एक योग्य शासक था। विजय के साथ उसने संस्कृति के उन्नत का प्रयास किया। उसने शिक्षा के विकास के लिए मदरसों का निर्माण करवाया और सिक्कों को भी अरबी और फारसी भाषा में चलवाया। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में खराज था, तो खराज जो होता था वो हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर होता था, खराज। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल में खराज जो है वो गैर मुसलमानों पर भूमि कर यानी 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था, और ये हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? तो ये था दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना और उसके वैभव को बनाए रखना। ठीक है, तो सल्तनत काल में अमीर हाजिब का काम यही होता था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा अधोलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो है वो हम सबको पता है कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मार्शल ने अलाई दरवाजे के विषय में कहा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सुंदर हीरा है। नेक्स्ट है, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने करी है? तो ये की है मुशर्रफ अल मुमालिक ने। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान से आने के बाद 1232 में अपने मशारिफे ममलक मुशर्रफ अल मुमालिक ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को यह आदेश दिया कि वो रजिया को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मनोनयन पत्र तैयार करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? तो ममलूक वंश था बलबन। सल्तनत कालीन शासक बलबन ममलूक वंश से संबंधित था। 1206 से 1290 तक वो दिल्ली पर शासन करता है और करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना करी। आरंभ में इसे दाश वंश का नाम दिया गया था क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दाश था। बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे ममलूक शासक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो अष्टभुजाकार आकृति दी है किसने? लोधी वंश ने। ठीक है, तो मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोधी वंश की विशेषता थी। लोधी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी काल के मकबरों को 2 भागों अष्टभुजी और चतुर्भुजी मकबरों में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? तो यहाँ पर बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसके अलावा सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी, ये सही है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना करी, ये भी सही है। ठीक है,
तो कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में हुआ है और इसका निर्माण ऐबक ने शुरू कराया था। इसकी योजना 225 फीट ऊंची और 4 मंजिला इमारत बनाने की थी, किंतु ऐबक के समय एक ही मंजिल बन पाई थी। 3 मंजिल का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के समय पे पूरा हुआ। इल्तुतमिश के समय पे फिरोज तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसने उसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये इमारत अब 5 मंजिला हो गई है। कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन का कोई भी योगदान नहीं है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? तो ये होता था खुम्स। ठीक है, फिरोज तुगलक ने खुम्स यानी कि युद्ध के दौरान लूट का माल में 1/5 भाग कर के रूप में लिया। फिरोज तुगलक ने 24 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून के द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जजिया, खुम्स को आरोपित किया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सिंचाई कर सबे हर्ब लाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। सिंचाई पर कृषि उपज का इसने 10% था। ठीक है, नेक्स्ट है, फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? तो ये किया गया था औरंगजेब की आज्ञा से। ठीक है, तो फतवाए आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधि वेत्ताओं के एक दल के द्वारा तैयार की गई थी। ये कृति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक और विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। औरंगजेब ने इसे अनेक ग्रंथों की सहायता से रचना करवाया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वो किस देश से था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। कब आया था? 1333 में। ठीक है, चलो, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता मूल रूप से अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, और 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में गया और इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रेला में वर्णन किया है। नेक्स्ट है, जौनपुर में शर्की राज स्थापित किया गया था। तो जौनपुर में शर्की राज स्थापित किया था मलिक सरवर ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की नींव रखी। 1394 में नसरुद्दीन महमूद ने अपने एक दास मलिक सरवज ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि सहित प्रशासन करने के लिए जौनपुर भेजा। उसने दिल्ली पर हुए तैमूर के आक्रमण के कारण व्याप्त अस्थिरता का लाभ उठाकर जौनपुर में सरकी वंश की नींव डाली। इस सल्तनत का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से उत्तरी बिहार के दरभंगा तक और गैर उत्तर नेपाल की सीमा से दक्षिण में बुंदेलखंड तक था। अंततः दिल्ली के सुल्तान लोधी वंश ने जौनपुर को जीत लिया और सरकी सल्तनत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर राज्य को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली सल्तनत का गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। वो एक आकर्षक परंतु विवादित व्यक्तित्व का मालिक था। वो तर्क, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित आदि विषयों में दक्ष था। साथ ही वो धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। मोरक्को से आए इब्न बतूता ने रेहला में उसका विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार राजा प्रशासन में उच्च और निष्पक्ष सोच से कार्य करता था, अतः उसने प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए योग्य हिंदुओं व गैर मुस्लिमों को भी सरकारी नौकरियों में स्थान दिया। इस नीति से उसने तुर्कों की जाति उच्चता की भावना को चोट पहुंचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? तो सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उलूग खान ने जो कि जौना खां था, मोहम्मद तुगलक के नाम से शासन किया। इसके शासनकाल के 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तारीख फिरोजशाही जो कि बर्नी ने लिखी है और रेहला जो कि इब्न बतूता ने लिखी है। इन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का जारी करवाया और उसका प्रचलन चांदी के सिक्के की भांति प्रतीक मुद्रा के रूप में करवाया था। इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किया गया, क्योंकि लगातार दूसरे राज्यों को जीतने की सुल्तान की योजना रहती थी। उस समय सोने और चांदी के सिक्के कम होने के कारण इस प्रकार के सिक्के को जारी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ। अलाउद्दीन ने अपने विशाल साम्राज्य के रखरखाव और शासन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक सुधार किए। इसने अपने साम्राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने अपने अधिकारियों को जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा करवाई। सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था, परंतु उनके द्वारा लागू किए गए मद्य निषेध कानून पूरी तरह असफल रहा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही हुए हैं। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल 6 हुए। उसके समय पहला मंगोल आक्रमण कादिर खां के नेतृत्व में 1296 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? तो इब्न बतूता ने किताबुल रेला लिखी है, यही आपका सही है। मिनहाज ने तबकाते नासरी लिखी, बर्नी ने नहीं लिखी है, मिनहाज ने लिखी है। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है। बदायूनी ने लिखी है मुंतखाब उत तवारीख। ठीक है, और शाहजहांनामा लिखी है इनायत खान ने, ना कि दारा शिकोह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण यानी कि सोंधर देने की प्रथा का प्रारंभ किया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इसे तकावी कहा जाता था। इसके लिए उसने नए विभाग दीवाने अमीरे कोही की स्थापना करी, अकाल राहत संहिता तैयार करवाई तथा सैकड़ों कुएं भी खुदवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और फिरोज शाह तुगलक ने तालाबों और नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों के उत्तरदायी कारणों के जानने के बाद निम्न चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया: धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन, अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध तथा मद्य निषेध को लागू करना, जिसके अंतर्गत शराब और भांग जैसे द्रव्यों का प्रयोग व जुआ खेलना बंद करा दिया। ये करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात चुरकाने चेलगानी का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति करी? तो कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ये नियुक्ति की थी इसने सहनाए मंडी की और बरीदे मुंसिफ की। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राशन और बाजार नियंत्रण लागू किया। शहनाई मंडी में सभी किसानों को पंजीकृत व्यापारी से ही अनाज खरीदना पड़ता था। ठीक है, और शहनाई मंडी के पास वस्तुओं की दरों की तालिका रहती थी। सराय अदल इसके द्वारा स्थापित दूसरा बाजार बदायूं द्वार के पास बनाया गया था जिसे सरकारी सहायता प्राप्त होती थी। बरीद और मुंसिफ अलाउद्दीन के समय में स्थापित गुप्तचर अधिकारी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना आरंभ किया? तो नील को जो है वो सल्तनत काल में प्रयोग में लाना शुरू किया गया था। तो नील सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है। पान का जो उद्भव हुआ है वो स्थल मलाया द्वीप है और वेदों में भी पान के सेवन की पवित्रता का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर धमका और सिंधु तक पहुंच गया। वो कौन था? वो था ख्वारिज्म के शाह का पुत्र। ठीक है, तो मंगोल नेता चंगेज खान ने 1221 में पर्शिया ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भाग गया और उसका ज्येष्ठ पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु की ओर भागा। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इल्तुतमिश, यानी कि ये बात है 1206 ना, एक मिनट, इल्तुतमिश का शासनकाल 1236 तक रहता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1210 से 1236, मैं भूल गई, 1210 से 1236 तक, यानी ऐबक बैठता है 1206 से लेकर 1206 से 1210 तक ऐबक बैठता है। फिर उसके बाद 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश बैठता है। फिर 36 से लेकर 40 तक रज़िया सुल्तान बैठती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? तो वो कौन था? तो वो था शेख जमाली। शेख फजल उल्लाह जमाली या जलाल खां सुहरावर्दी सिलसिले के थे। जमाली सिकंदर लोदी के मित्र थे और बाबर शेख जमाली की बहुत इज्जत करता था। वो हुमायूं की गुजरात मुहिम में उसके साथ थे, अतः उसकी मृत्यु भी गुजरात में हो गई। शेख खुदाई उनके पुत्र थे, जिन्हें बैरम खां के संरक्षण काल में अकबर सद्र उस सुदूर पद पर नियुक्त किया था अकबर ने। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। कथन कहता है कि तुर्काने चिहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारों का समूह था। बिल्कुल सही बात है, ये इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। कारण कहता है कि समथी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक ने ये घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बलबन के द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो बलबन ने सैनिकों की संख्या व उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि करी, ये बात बिल्कुल सही है। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया, ये भी सही है। बलबन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मलिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। तो ये तीनों ही सही हैं। बलबन ने जिस निरंकुश राजतंत्र की नींव डाली, उसके लिए उसने सेना का पुनर्गठन किया। सैनिकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि करी। उसने आरिजे मुमालिक और दीवाने अर्ज विभाग की सर्वप्रथम स्थापना की थी और उसकी सेना की अच्छी व्यवस्था के लिए इमादुल मुल्क को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस वर्ग या किन वर्गों में विभाजित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने रातबी और गैर रातबी, अपने कारखानों को रातबी और गैर रातबी वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को रातबी और गैर रातबी वर्गों में विभाजित किया था। रातबी के अंतर्गत इसको शासन का संरक्षण प्राप्त था तथा गैर रातबी के अंतर्गत ये निजी स्वामित्व पर आधारित था। और फिरोज के शासनकाल में कुल 36 शाही कारखाने थे। कितने कारखाने थे? 36 शाही कारखाने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह और सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। नेक्स्ट है, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से शुरू होता है। वुलजुले हेग ने लिखा कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहू महाजन बहुत धनी हो गए? तो ये कहा था शम्स सिराज अफीक ने। शम्स सिराज अफीक ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहू को धनी बनने का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो अमीर खुसरो बजाता था सितार। अमीर खुसरो संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यंत्रों की खोज करी, जिसमें सितार, तबला और सारंगी प्रमुख हैं। ठीक है, दिल्ली के लोधी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के लोधी सुल्तान थे अफगान। कौन थे? अफगान थे। लोधी प्रथम अफगान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इन्होंने तुर्कों की सत्ता को समाप्त कर अफगान शासन की नींव रखी थी। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 में शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? तो इब्न बतूता जो है उन्होंने किताबुल रैला लिखी है, यही सुमेलित है। तबकाते नासिरी किसने लिखी है? तबकाते नासिरी लिखी है मिन्हाज ने। मुंतखाब उत तवारीख लिखी थी बदायूनी ने। और शाहजहां नामा के हैं इनायत खां।
मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे खालसा। मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंडों को खालसा कहा जाता था। जब्ती राजस्व वसूलने की पद्धति थी और मदते माश जो था वो सरकारी अनुदान था तथा इदारा व्यवस्था जो थी वो ठेकेदारी प्रथा कहलाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर करी? तो ये करी थी कड़ा में। 1296 में कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो दौलताबाद से कहाँ से, देवगिरी से उठा करके दौलताबाद ले गया था ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 में परिवर्तित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इल्तुतमिश ने हौज खास का निर्माण कराया है? नहीं, हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं कराया, ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नहीं सॉरी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। हौज खास का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन ने कराया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, उसने अपनी राजधानी सीरी में बनाई। तो उसने अपनी राजधानी सीरी में नहीं बनाई थी, उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ये लाहौर से शासन कर रहा था, तो दोनों ही गलत है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से नहीं दिल्ली स्थानांतरित की थी, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, सॉरी लाहौर से, सीरी नहीं। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम होता था ग्राम का मुखिया। तो गांव के मुखिया को कहते थे दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम, और छोटे भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? खूत कहा जाता था। नेक्स्ट है, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये किया है अलबरूनी ने। तो 11वीं सदी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर ने जब आक्रमण किया उस समय दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो 1394 से 1412 तक दिल्ली के पे शासन करता है, और 1398 में मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया। ये आक्रमण भारत और सल्तनत दोनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है कि ये कदम सुल्तान के द्वारा दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया गया था, उसके विरोधी बन गए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका कारण ये था, देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर, ठीक है कितनी मील दूर? 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाने के उद्देश्य से चुना था। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख कारण देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था, ये कारण था। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। उन्होंने दिल्ली निवासियों को सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी कि वो दिल्ली छोड़कर देवगिरी को चले जाए। हालांकि ये सर्वमान्य मत नहीं है। उसका दिल्ली से राजधानी जो स्थानांतरण है वो सांकेतिक मुद्रा का चलन और कराची का सैनिक अभियान असफलता के कारणों से गिना जाता है। ठीक है, तो ये कारण इसका मान्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुलाम वंश का नहीं है? तो भैया गुलाम वंश का तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो गुलाम वंश की स्थापना ही करी है, तो पहले नंबर पे गुलाम वंश में है ये जाते हैं। इल्तुतमिश भी गुलाम वंश में आते हैं। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया हैं तो ये भी गुलाम वंश में आती हैं। उसके बाद रजिया के बाद बलबन बैठते हैं तो वो भी गुलाम वंश में आते हैं। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, ओए 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 ओए, ये क्या हो गया? ठीक है, चलो हाँ, तो दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम गुलाम वंश का शासन था और इस वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि मैंने बताया। उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो लाहौर से दिल्ली ले गए राजधानी। इनके पश्चात क्रमशः इल्तुतमिश बने, फिर रजिया आई, फिर बलबन ने शासन किया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने दिल्ली राजधानी ले गया तो वहां से इसने शासन शुरू किया था। ठीक है, ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की नींव डालते हैं। तो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम रखा था, तो जालौर का नाम इसने जलालाबाद रख दिया था। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे कुमालुद्दीन कुर्ग। 1311 में जालौर पर अधिकार किया और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। जालौर का अंतिम चौहान वंशी शासक कान्हड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगोल खां तरमाशरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासन के शासनकाल में भारत का आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
तरमा शरीर ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1327-28 में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद तुगलक ने उसे 5000 दिनार की सहायता देकर वापस भेज दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय वो एकमात्र मंगोल आक्रमण था। तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है भैया बताओ? तो यहाँ पर आपका डी सही नहीं है, ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे। दूसरा आपका ये सही नहीं है कि चौधरी और मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना करी थी, जो राज्य की तरफ से तकावी ऋण प्रदान करता था। ये कृषि कार्य हेतु दिए जाते थे, जो कि चौधरी और मुकद्दमों के माध्यम से किसानों को वितरण किए जाते थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? तो देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पर है शेख मुबारक। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसका उल्लेख शेख मुबारक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए और इस संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो उसने किसानों को बोझ कम करने के लिए हुक्म मशाहत माप के स्थान पर हुक्म हासिल या फसल बटाई को अपनाया, ये सही है। गियासुद्दीन ने हमें ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, गियासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों का बहाल किया, ये भी सही है। सी कहता है कि उसने खेती और चारागाहों को कर निर्धारण से छूट प्रदान करी, ये भी सही है। और उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया, यही वाला आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 से 1325 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। उसकी आर्थिक नीतियों का आधार रस्म मियान था, अर्थात संयम, शक्ति, नरमी के बीच एक संतुलन लेकर चलना। उसने अलाउद्दीन खिलजी की कृषि व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। ठीक है, ये तीनों ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलो भैया परिच्छेद पढ़ लेते हैं। बर्नी एक भिन्न प्रकार का इतिहासकार था, जिसकी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में 1357 में लिखित कृति उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिन्हाज-उस-सिराज ने अपना आख्यान समाप्त किया था। बर्नी अपने सहकर्मियों से भिन्न है, विशेष रूप से इसलिए कि वो वंशगत और राजनीतिक के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक को उठाता है। वो इसमें भी अनुपम है कि वो घटनाओं के प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्ग के बीच त्रिकोणीय संबंध पर आधारित है। क्वेश्चन कहता है कि बर्नी के द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन कौन से तत्व हैं? तो बर्नी के द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के तत्व हैं स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, ज़ियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत रहा। बर्नी की प्रसिद्ध कृति है तारीख़ फिरोज शाही। बर्नी ने वंशगत और राजनीति के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, धार्मिक को उठाया। उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग और गैर कुलीन वर्ग, नवोदित वर्ग के बीच त्रिकोणीय संबंध पर आधारित माने गए हैं। नेक्स्ट है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ मिन्हाज-उस-सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। तो वो है तारीख़ फिरोज शाही। बर्नी की प्रसिद्ध कृति तारीख़ फिरोज शाही के बारे में कहा गया है कि ये पुस्तक दिल्ली सल्तनत के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ से मिन्हाज-उस-सिराज ने अपनी पुस्तक तबक़ात नासिरी को समाप्त किया था। बर्नी ने उस समय की घटनाओं के प्रति स्वयं अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? तो बर्नी की लेखन शैली के बारे में सही ये है कि बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते थे। तो बर्नी अपने इतिहास के द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करना और अपने समकालीन शासकों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था। उसने अपने सहकर्मियों से भिन्न वंशगत और राजनीति के बजाय जीवन के पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक को उठाया। उसने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन जो हमने 200 पे ख़त्म किया। तो हम डेली 100 क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमने 101 से शुरू किया था।
101 से शुरू करके 200 तक कंप्लीट किया। तो कल हम 201 से शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे 300 पे, ठीक है। तो ये आपका 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है शायद 3 क्लास में ख़त्म हो, ठीक है, देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ 3 क्लास में ख़त्म कराऊँ, क्योंकि आपके 488 क्वेश्चन है, तो 100 करते हैं, 88 आपके फिर 5वीं क्लास में कर देंगे ना, नहीं तो फिर बहुत लंबा क्लास हो जाती है। चलिए, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको, और अगर मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो भी आप बता दो, और बहुत स्लो चल रही हूँ तो भी। मुझे नहीं तो नहीं लगता कि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सुधार चाहिए आपको, तो आप वो भी बता सकते हो। और इन क्वेश्चंस को ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप TGT PGT का एग्ज़ाम दे रहे हो या GIC का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ो, ठीक। और डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं तो 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। बाकी आप फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लग रही है क्लास आपको, और मिलते हैं कल। तो डेली आपका 6 बजे क्लास आती है, देखना मत भूलिए। एक भी दिन का मैं गैप नहीं करती हूँ, संडे को भी आपकी क्लास आती है, ठीक है। तो डेली आपको करा रही हूँ, तो 40-45 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा हिस्ट्री, और दोबारा से हम रिवीजन शुरू कर देंगे। तो ये मान के चलो आपका भी मार्च में ही ख़त्म हो जाएगी क्लास, और फिर उसके बाद अभी मई में एग्ज़ाम है हमारा, तो हम आधे मार्च तक ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब आधे मार्च से ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास पूरा अप्रैल बचा है, आधा मार्च बचा हुआ है, तो हम दोबारा से इसको रिपीट से जो है ना फिर से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद या तो इसी को रिपीट करा दूँगी, या तो फिर मैं आपको दूसरी बुक से करा दूँगी बुक रिपीट, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, करते रहिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल, बाय बाय। अभी आपकी यही क्लास चल रही है, इसके बाद मैं आपको इसके साथ साथ एक और प्रैक्टिस सेट भी कराने लग जाऊंगी। जो प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे, अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, जैसे एशियन का अलग करा दिया, मिडवल का अलग करा दिया, और मॉडर्न का अलग करा दिया, और कंबाइंड प्रैक्टिस सेट भी करा दूँगी, ठीक है। तो अभी तो यही वाली क्लास चल रही है, लेकिन फिर बाद में आपकी 2 या 3 क्लासेस और आने लग जाएंगी इसी को लेकर, GIC को। तो GIC के लिए निश्चिंत रहिए, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो तैयारी तो पूरी हो जाएगी, छूटेगा कुछ भी नहीं, ये प्रॉमिस है, ठीक है। क्योंकि मैंने टाइम पे क्लास शुरू कर दी है, तो आपकी क्लास आराम से होती रहेगी, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल, बाय बाय।